हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कि अन्योन प्रेरण क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग अन्योन प्रेरण गुणांक, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका बीमा क्या होगा, मात्रा क्या होगा, वगैरह वगैरह सब बारे में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो इस क्लास को शानदार जानदार बनाइए, कॉपी और पेन निकालिए और बढ़िया तरीके से लिखिए, सुंदर सा नोट्स बनाइए और कोशिश करिए कि कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो आपको समझ में ना आए, ठीक ना। तो अन्योन प्रेरण होता क्या है, तो उसको डिफिनीशन को समझने से पहले हम लोग इसकी थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि जैसे हमने सॉफ्ट प्रेरण समझा था ना, हमने बताया था कि जैसे आप सॉफ्ट प्रेरण समझें, अगर आपको सॉफ्ट प्रेरण समझ में आया है तो समझो उसी का एकदम टू कॉपी होने वाला है क्या, अन्योन प्रेरण, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो भाई हमने अन्योन प्रेरण क्या होता है, इसमें दो कुंडलियाँ होती है ना, मतलब एक में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वही क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है। अब वो कैसे होता है वही चीज़ हमको समझना है। देखो ये पहली हमारी कुंडली हो गई ना, ये कुंडली दिख रही है, पहली कुंडली है और ये दूसरी कुंडली है। इस कुंडली में एक क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, ठीक है, और सेल के बगल में एक कुंजी लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग इस स्विच को या कुंजी को, इसको स्विच भी बोल सकते हैं, कुंजी बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर स्विच लिखा हूँ तो मैं इसको स्विच लिख देता हूँ ना, ये यहाँ के किया है, ये स्विच है। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, मान लेते हैं कि इस कुंडली में टोटल 10 एम्पियर की धारा जानी है। कितनी जानी है, 10 एम्पियर। तो दोस्तों 10 एम्पियर की अगर कुंडली में धारा जानी है, मतलब जाएगी, तो तुरंत स्विच ऑन करने पर 10 एम्पियर थोड़ी हो जाती है। वह क्या होती है, पहले स्विच ऑन किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है ना। लेकिन वह इतना क्षणिक होता है कि वह चीज़ हमको दिखता नहीं है। वह इतना क्षणिक होता है कि ये चीज़ हमको दिखता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम लोग स्विच को ऑन करते तुरंत 10 एम्पियर की धारा नहीं फ्लो होती है, धारा के मान में परिवर्तन होता है। 1 से लेकर के 10 तक ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो जैसे यहाँ पे 10 एम्पियर जानी है तो क्या होता है, पहले 1 2 3 4 5 6, मैं 7 ही ले रहा हूँ, 7 एम्पियर तक। तो ये धारा के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब धारा के मान में परिवर्तन होता है, यानी धारा यहाँ पे बहती है और धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो ये जो कुंडली है वह कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इसका एक सिरा यस हो जाएगा, दूसरा सिरा यन हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारी कुंडली दिख रही है, यह कुंडली क्या हो जाएगा, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। कब, जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। अब अगर ये चुंबक है तो अब इस चुंबक में धारा के मान में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। जब चुंबक में धारा के मान में वृद्धि होगी तो चुंबक से क्या निकलता है, चुंबकीय बल रेखा। ये सिंपल सी बात है, चुंबक से क्या निकलता है, चुंबकीय बल रेखा। अब अगर ये यहाँ से इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखा निकलेगा तो ये चुंबकीय बल रेखा अब इस जो बगल में कुंडली रखी हुई है उससे होकर के गुजरेगा, और जब इससे होकर के चुंबकीय बल रेखा होकर गुजरेगा तो यही जो चुंबकीय बल रेखा होकर गुजरता है यही क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या बताया कि जब अगर हमने स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे इस सेल से इसमें धारा जाएगा। जब धारा जाएगा तो ये कुंडली एक चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कुंडली चुंबक बन जाएगा। और कौन, मतलब परिनालिका है भाई ना, परिनालिका में जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रकार का चुंबक बन जाती है। तो चुंबक से क्या निकलता है, चुंबकीय बल रेखा। अब ये पास में कुंडली रखी है तो ये चुंबकीय बल रेखा निकलेगी, वह इससे होकर गुजरेगी। अब जितना हम लोग धारा को जितना बढ़ाएंगे चुंबकीय बल रेखा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में उतना ही ज़्यादा वृद्धि होगी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स φB क्या होगा, बढ़ेगा। जब चुंबकीय फ्लक्स φB बढ़ेगा तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से एक धारा प्रेरित होगी, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं भाई कि धारा के मान में परिवर्तन होने से, यहाँ पे धारा के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे 7 एम्पियर की धारा जा रही थी, अब हम स्विच को ऑफ कर देंगे। जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो धारा
तुरंत जीरो नहीं हो जाएगा। तो धारा 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। कहने का मतलब जो पहले 7 था अब 7 से 6 हुआ 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कैसा हो रहा है? धारा के मान में कमी हो रहा है, यानी जो I है, I के मान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब I के मान में कमी होगी तो जो यहाँ पे मतलब I के मान में कमी होगी तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा होकर निकलेगी, उसके भी मान में कमी होगी। जब चुंबकीय बल रेखा के मान में कमी होगी तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगी? कमी होगी। चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होगी। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होगी यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब ये कैसे दिखा रहा है? ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये जो धारामापी है, धारामापी में विक्षेप हुआ। यहाँ पे धारामापी में क्या हुआ? विक्षेप हुआ। यहाँ पे धारामापी विक्षेप विपरीत दिशा में, इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा इसमें, इसकी अपेक्षा इसमें, ठीक ना। तो ये आपका क्या रहा कि अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण में क्या होता है? अन्य मतलब अन्योन मतलब अन्य मतलब दूसरे में प्रेरण होना, मतलब एक में धारा प्रवाहित तो होगी लेकिन जो प्रेरक होगा वह किस में होगा? अन्य में होगा, दूसरे में होगा। इसलिए क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। अब इसी चीज़ को हमने परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा है भाई? पास पास रखी दो कुंडलियों में से, दोनों कुंडलियाँ देखो ये दोनों पास पास रखी ना, यहाँ पे ये दोनों क्या क्या है? पास पास रखी हैं। पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, अब चाहे आप इसमें धारा के मान में परिवर्तन करो चाहे इसमें करो, अगर इसमें आप धारा के मान में परिवर्तन करेंगे धारामापी इसमें रहेगा, इसके मान में धारा इसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो धारामापी को इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हमें इसमें ही धारा के मान में परिवर्तन करें, मतलब पहले ही कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, ये कोई जरूरी नहीं है। दो कुंडलियों में से किसी एक भी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। जब इसमें करेंगे तो इसमें धारामापी लगेगा, इसमें करेंगे तो इसमें धारामापी लगेगा। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो अगर इसमें धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा उसको हमने आपको समझाया। तो वह क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। और पहली कुंडली को हम लोग प्राथमिक कुंडली कहेंगे और दूसरी कुंडली को हम लोग द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये जो अभी हमने समझाया वह क्या है? अन्योन प्रेरण। अब अन्योन प्रेरण को हमने इतनी देर तक केवल समझाया है, लेकिन आपको अगर याद रखना है, कैसे याद रखना है कि पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। बस इतना याद रखना है। बाकी ये चीज़ कैसे कैसे हो रहा है मैंने तो डीप में जाकर के आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है कि जो स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे तो धारा के मान में परिवर्तन होगा। जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? चुंबक बन जाएगा। अब ये चुंबक से क्या निकलेगा? चुंबकीय बल रेखा निकलेगा, यानी चुंबकीय बल रेखा के मान में वृद्धि होगी। चुंबकीय बल रेखा के मान में वृद्धि होने से चुंबकीय फ्लक्स में मतलब परिवर्तन हो रहा है। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तभी तो धारामापी में विक्षेप हुआ है। धारामापी विक्षेप काहे हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। प्रेरित धारा के उत्पन्न होने से धारामापी में क्या हो रहा है? विक्षेप हो रहा है। ये पूरी कहानी अभी तक किसकी रही? अन्योन प्रेरण की। अन्योन प्रेरण मतलब अन्य में प्रेरित उत्पन्न हो जाना। स्वप्रेरण क्या था कि उसी कुंडली में, जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने से इसी कुंडली में जो क्या उत्पन्न हो जाए? प्रेरित विद्युत वाहक बल, वही घटना स्वप्रेरण। अब देखो आप इतनी चीज़ें पढ़ लियो ना, अब आपको तुरंत ऐसे दिमाग लगा लेना है कि पहले अगर ये कुंडली है, इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, इसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए? प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या हो जाएगा? स्वप्रेरण। अगर इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें और इस कुंडली में जाकर के प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो यह क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। अब दोस्तों जैसे हमने वहाँ पे देखा हुआ था कि स्वप्रेरण गुणांक, अब ऐसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक ना, एक बार मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग परिभाषा को पहले भाई नोट कर लें। उम्मीद है कि परिभाषा आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, उसकी परिभाषा हम लोग कैसे निकालेंगे, जो स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या सेम होगा, इस सब पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना, चलो भाई नोट तो हो गया होगा ना। हाँ चलो, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, अभी देखो फिगर का कुछ काम है, इसीलिए मैं फिगर को चाह रहा हूँ कि अभी ऐसे बना रहे ना, फिगर कुछ देर तक बना रहेगा तो आपको समझाने में मुझे काफ़ी आसानी होगी।
चलो अब एक फिगर को मिटा भी सकते हैं इस वाले को, ठीक ना। ये हमने दो फिगर इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि एक बार स्विच ऑन है और एक बार स्विच ऑफ है ना। दोनों फिगर बना लेना बढ़िया से। अब ये अगर हमारी ये कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली हो गई और ये क्या हो गई, द्वितीय कुंडली हो गई। इस वाली कुंडली में जो धारा के मान में परिवर्तन होगा तो मान लेते हैं कि I1, ठीक ना। पहले कुंडली में जो प्रवाहित सेल से प्रवाहित धारा है I है, उस I के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली में इस कुंडली से पूरा जो फ्लक्स है वह क्या है, फाई है, और इस कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या है, N2। अच्छा अब देखो, अगर केवल N लिखेंगे, फाई लिखेंगे, ये नहीं समझ में आ पाएगा कि प्राथमिक कुंडली है या फिर द्वितीय कुंडली है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मान लेते हैं φ2 और इसको हम लोग मान लेते हैं N2, इसमें प्रवाहित धारा I1, ठीक ना। तो आपको इतना तो पता चल गया है कि हम लोग जितना ज़्यादा धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, इस वाली कुंडली में जो धारा के मान में जितना ज़्यादा परिवर्तन, देखो क्या I क्या है, जितना ज़्यादा होगा फाई भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो इस वाली कुंडली में जो प्रवाहित धारा है, उस धारा के मान में अगर जितना ज़्यादा वृद्धि होगा इस वाली कुंडली में, उतना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं। जाहिर सी बात है भाई, हमने यहाँ पे यही चीज़ दिखाया आपको कि I इसमें जितना ज़्यादा रहेगा, इसमें जो है फाई भी बोले तो चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये फिगर में अगर आप लोग I1 यहाँ पे N2 φ2 बना सकते हैं, तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन दूसरी कुंडली में या द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स जो है क्या होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है ना। इस बात को लिखें तो हम लोग क्या लेते भाई कि पहले कुंडली में, पहली मैं लिख दे रहा हूँ ना, पहली कुंडली में प्रवाहित धारा दूसरी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा, कुल चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी कह सकते हैं। कुल चुंबकीय फ्लक्स बोले तो N2 φ2 हो जाएगा, मतलब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ2 है, इसमें फेरों की संख्या क्या है, N2, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, N2 φ2। तो बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स धारा दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि धारा बढ़ेगा तो कुल चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती ना, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात I1 प्रोपोर्शनल टू N2 φ2, I1 प्रोपोर्शनल टू N2 φ2, या फिर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1। मतलब पहली कुंडली में जितना ज़्यादा धारा के मान में परिवर्तन होगा, दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में उतना ही वृद्धि होगा, यही ना। N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1। अब अगर यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो N2 φ2 बराबर क्या आ जाएगा, MI1। क्या आ गया, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया हमने, क्या लेकर आया, एक नीतांक लेकर आ गए, और नीतांक यहाँ पे क्या है, कैपिटल M। तो क्या कह सकते हैं, जहाँ कैपिटल M एक नीतांक है, जहाँ कैपिटल M एक नीतांक है, और इसी नीतांक हम लोग क्या कहते हैं, नीतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक ना। किसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, कैपिटल M को। कैपिटल M आया कब, जब इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया गया। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि M बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से M बराबर हो जाएगा N2 φ2 अपान I1।
अब वहाँ पे जब हम लोग स्वप्रेरण पढ़ रहे थे, स्वप्रेरण में हमने क्या निकाला हुआ था, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। स्वप्रेरण हमने क्या निकाला था, यल बराबर एन फाई अपान आई। उसके जैसा है कि नहीं, एकदम यल वाले के जैसा है कि नहीं। यल वाले में यल बराबर एन फाई अपान आई, और यम वाले में क्या हो गया, एन टू फाई टू अपान आई वन। वहाँ में परिभाषा बोलने के लिए, यल की परिभाषा बोलने के लिए, यानी यल बोले तो स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बोलने के लिए हमने इसको क्या माना हुआ था, I1। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तब उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। भाई एक ही कुंडली था ना, और एक ही कुंडली में जो धारा बह रही है वह अगर 1 एम्पियर हो जाए या धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो, तब उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही क्या कहलाता था, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। अब उसी के जैसा यहाँ पे कॉपी करो। क्या कर दोगे यहाँ पे, यदि अगर हम लोग मान लें यदि I1 बराबर 1 एम्पियर, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर, तो आपको कैपिटल एम बराबर क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम बराबर मिल जाएगा एन टू फाई टू। अब यहाँ से हम लोग परिभाषा तो हम बोल सकते हैं ना, यम की परिभाषा क्या बोलें, यदि प्राथमिक कुंडली में या पहले कुंडली में, चाहे प्राथमिक बोले चाहे पहली बोले, दोनों बात तो एक ही है, ठीक ना। यदि पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो, यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, परिवर्तन 1 एम्पियर हो, परिवर्तन 1 एम्पियर हो, तो दूसरी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, एन टू फाई टू क्या है, कुल चुंबकीय फ्लक्स कहो या कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो यह दूसरी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे ये सब चीज़ लिख लो भली से, लेकिन आपको कोशिश करो कि यहीं से डिफिनीशन आपको याद हो जाए। ये डिफिनीशन बस केवल कॉपी में लिखी होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा तो अपने आप यहाँ से बनाओ ना डिफिनीशन। I1 क्या है, पहले कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन। अगर पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो दूसरी कुंडली से बद्ध एन टू फाई टू क्या है, एन टू फाई टू है दूसरी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान। तो दूसरी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। तो आपको डिफिनीशन रट्टा नहीं मारना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, एकदम ऐसे स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा को रट्टा मारना है, एकदम नहीं मारना है। कैसे, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो या किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो, तब उसी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व एकदम याद हो गया। अच्छा, उसके बाद अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, ये भी क्लियर हो गया। स्वप्रेरण क्या है कि किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण। और पास रखी 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो आपको ऐसे समझना है, रट्टा नहीं मारना है ना, बैठ करके रट्टा मारे, किसी को सुनाए, देखो मुझे याद हुआ नहीं याद हुआ, ऐसा काम नहीं करना है। अपने मन से यहाँ देखो मुझे कितना बढ़िया से समझ में अगर आपको आ गया है तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक ना। ये क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। अभी तो हमारा ये जो फार्मूला निकला हुआ है फ्लक्स के पदों में निकला हुआ है, अब हम लोग यही फार्मूला जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में भी निकाल सकते हैं, ठीक ना।
प्रेरित विद्युत वाहक बल के भी पदों में हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए भाई मिटाना तो पड़ेगा ही। चलो भाई मिटा रहा हूँ, नोट कर लो भाई, ठीक ना। हाँ मैं साइड हो गया हूँ, चलो ये तो पहले हो ही गया था। चलो अब देखो हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक जो है, ये हेडिंग यहाँ पे डाल लें भाई, अन्योन प्रेरण गुणांक ना, ताकि ये सब चीज़ जो है अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए हुआ है ना। अन्योन प्रेरण गुणांक हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, वह किसके पदों में निकालेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में निकालेंगे। जैसे हम लोग यल वाला फार्मूला निकाले थे ना, यल वाला फार्मूला निकाले थे कि E बराबर L di/dt, E बराबर L di/dt। तो उसी तरीके से हमारा यम वाला भी फार्मूला बन जाएगा। वह कैसे बन जाएगा भाई आपको यहाँ पे समझना है। यल वाले में हमने क्या देखा था भाई कि E बराबर L di/dt आया था। तो ये जैसे आया था उसी तरीके से हमें जो है यम के पदों में भी E का फार्मूला निकाल देना है, ठीक ना। तो वो कहते क्या है, तो अभी हमने क्या देखा, सिंस हमने क्या देखा भाई, यम बराबर N2/2/I1। अभी हमने देखा N2/2/I1, यम बराबर N2/2/I1। तो यहाँ से अगर बात करें कि N2/2 बराबर क्या हो जाएगा, MI1, कोई डाउट नहीं। N2/2 बराबर क्या हो जाएगा, MI1, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते भाई, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं फैराडे के नियम से ना। सिंस क्या E, अच्छा E हम लोग कौन सी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, दूसरी कुंडली में। कौन सी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, पहले कुंडली में। तो हम लोग I की जगह पे लिखेंगे I1, E की जगह पे लिखेंगे E2, फ्लक्स की जगह पे लिखेंगे Φ2, फेरों की संख्या पे लिखेंगे N2। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या होता है, -N डेल्टा फाई N2 डेल्टा Φ2 अपान डेल्टा T। बात क्लियर है, N2 डेल्टा Φ2 अपान डेल्टा T। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E2 बराबर माइनस डेल्टा को मैं बाहर कर दूँ, ये देखो डेल्टा ऐसे बाहर हो गया, N2/2 अपान डेल्टा T। मैं ऐसा लिख दिया हूँ ताकि आपको डायरेक्ट N2/2 का मान यहाँ पे हमें उठा के रख देना पड़े, है ना। यहाँ से हम लोग N2/2 का मान यहाँ पे उठा के रख सकें। अब यहाँ पे N2/2 का मान रख सकते हैं ना, E2 बराबर माइनस डेल्टा N2/2 का मान क्या है, MI1 अपान डेल्टा T, ठीक ना। अब डेल्टा को मैं अंदर ले जाऊँ तो डेल्टा जो जाएगा अंदर तो I के साथ लगेगा, यम के साथ नहीं लगेगा, माइनस यम डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। E2 बराबर क्या हो गया, माइनस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। देखो यहाँ पे वहाँ पे क्या था, E बराबर L di/dt, माइनस को मैंने इग्नोर कर दिया, और यहाँ पे क्या बना, E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। तो फार्मूला दोनों लगभग सेम है, E बराबर L di/dt, E बराबर M di/dt, बस एक जगह पे E2, आई जगह पे I1, यही याद रखना है। याद हो जाएगा ना आराम से कि E बराबर L di/dt और E2 बराबर M di/dt कह सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे ये हो गया ना। अच्छा और क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग, और हम लोग चलो अगर यहाँ से यम की परिभाषा, यहाँ से भी यम की परिभाषा निकाल सकते हैं ना, यहाँ से भी हम लोग यम की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो बात करें अगर हम यहाँ से यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर हमारा हो जाएगा माइनस E2 बटा डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, ठीक ना। अच्छा इस चीज़ को जो अगर उसके रूप में लिखना चाहते हैं तब देखो कैसे लिख सकते हैं, एक लाइन इसके नीचे ही लिख लेना, ठीक ना। या क्या लिख सकते हो, E2 बराबर माइनस साइन इग्नोर कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, संख्यात्मक मान लेंगे। तो E बराबर M है, E बराबर M di/dt, ठीक ना। E बराबर M di/dt, अगर उसके जैसा हम लोग कॉपी करें तब ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ से परिभाषा निकालने के लिए देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब माइनस साइन हटाएं, संख्यात्मक मान लें, तो E बराबर M बराबर क्या हो जाएगा, E2 अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T। ये कब होगा, जब हम लोग केवल क्या लेंगे, संख्यात्मक मान। क्या लेंगे, संख्यात्मक मान जब लेते हैं तो माइनस साइन को हटा देते हैं। माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह क्या करता है, विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है, फ्लक्स परिवर्तन का, ठीक ना। अब यहाँ से यम की परिभाषा बोलने के लिए जो नीचे है, नीचे को हमने एक मानना पड़ेगा। नीचे क्या है, यहाँ पे डेल्टा I अपान डेल्टा I1 है ना भाई, डेल्टा I1 है, देखो यहाँ पे डेल्टा I1 di/1, तो डेल्टा I1, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा
I1 अपान डेल्टा टी बराबर 1 I का मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर और टी का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी का मान 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो यम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यम बराबर हो जाएगा E2। यम बराबर क्या हो जाएगा E2। अब यहाँ से भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि यम की परिभाषा बोल सकते हैं, यम की परिभाषा बोल सकते कि नहीं। अब आप लोग को यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत है एकदम नहीं। देखो कैसे बोलोगे, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन की दर 1 हो, ऐसे बोल सकते हैं, 1 हो, धारा के परिवर्तन की दर दोनों आ गया ना, 1 हो तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को, दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं, दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इस चीज़ को लिख दिया जाए। चलो भाई मैं लिख दे रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ लिखो। तो क्या लिखें भाई यहाँ पे, यदि पहली कुंडली में, यदि पहली, चाहे पहली लिखो चाहे प्राथमिक लिखो, दोनों बात एक ही है। यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन की दर, प्रवाहित धारा के परिवर्तन, भाई परिवर्तन वर्ड जोड़ना जरूरी है ना, परिवर्तन की दर एकांक हो, परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो तो क्या, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को दोनों कुंडलियों के बीच का क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक ना। तो ये आज की क्लास में हमने क्या देख लिया कि अन्योन्य प्रेरण क्या है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की दो परिभाषा। ठीक ना, दो परिभाषा। पहली परिभाषा यम बराबर N2 φ2 अपान I1 पे, दूसरी परिभाषा यम बराबर E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी पर। ठीक ना। और दोनों परिभाषा आपको एकदम भी रटने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद समझ गए होंगे कि एकदम रटने की ज़रूरत तो है ही नहीं है। ठीक ना। कितना आसान है परिभाषा यहाँ पे बनाना, बस केवल आपको थोड़ा सा तरीका आपको समझ में आना चाहिए। ठीक ना। अच्छा, बात कर लेते भाई यहाँ पे हम लोग मात्रक की, कि यल का मात्रक तो हमने आपको दिखाया था। यल का मात्रक निकालने के लिए हमने आपको बताया था, तो भाई इसको साफ कर दिया जाए। चलो ये देखो यहाँ पे ये हो गया, आप लोग नोट कर लो। ठीक ना, मेरे साइड होने पर आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो। ठीक ना। अगर हम लोग बात करें यल का मात्रक जो हमने बताया था, तो यल बराबर हमने बताया था कि यल बराबर N φ अपान I। वहाँ से हमने यल का मात्रक बताया था कि यल का मात्रक जो है आपका क्या हो जाएगा, N नंबर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता। अब ये फाई का मात्रक आपको पता होना चाहिए। एक हमने बताया फाई का मात्रक BA वाले से, एक फाई का मात्रक बेबर और एक यल का मात्रक हेनरी होता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा यम का मात्रक देखो, अभी हमने क्या सीखा, इसको मिटा देना, यम का मात्रक ना, क्या लिखें, यम का मात्रक। हालांकि जो यल का मात्रक है वही यम का मात्रक है। यम का मात्रक, यम बोले तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो सिंस यम बराबर N2 φ2 अपान I1, तो N2 का कौनो मात्रक नहीं, कहाँ से नंबर है, φ2 अपान I1, तो यम का जो मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। अच्छा, फाई का मात्रक देखो भाई, फाई में और बी वाले मात्रक थोड़ा सा रहता है, आपको बी का मात्रक याद होना चाहिए। बी बोले तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और यहाँ पे I1, अच्छा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बी का होता है फाई बराबर होता है BA, फाई बराबर क्या होता है BA।
ये तो बी हो गया। यहाँ पे देखो ए का मात्रक, अब ये क्या बदल जाएगा फाई में, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और ए का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट जाता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और 1 एम्पियर यहाँ भी न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। सोचो जरा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो मैं ये आपको मात्रक भी याद कराने को नहीं कह रहा हूँ, मात्रक भी याद कराने को नहीं कह रहा हूँ, आपको मात्रक याद करने की ज़रूरत है। कहाँ से कि अब देखो हमें क्या चाहिए, किसका, यम का चाहिए। यम किस पे डिपेंड करता है, फाई पर, और फाई किस पे डिपेंड करता है, बी पर, और बी का मात्रक तो जुबान पे रहता है, बी का मात्रक सबको जुबान पे रहता है। कैसे, फाई बराबर बी ए, वहाँ से फाई निकाल लो। अब फाई का निकल गया तो यम बराबर यन टू फाई टू अपॉन आई वन, फाई टू बटा आई वन का मात्रक लगा दो, यम का मात्रक बन गया। तो यम का मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अगर गलत होगा कमेंट बॉक्स में बताना, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। और तीसरा क्या हो जाएगा, हेनरी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मात्रक हो गया इसका। बीमा की बात कर लेते हैं, कैपिटल यम की बीमा देखो भाई, न्यूटन का यम यल टी माइनस टू। ठीक है, मीटर है भाई, ये मीटर का कैपिटल यम, ए क्या है, एम्पियर है, एम्पियर का ए टू। तो ये क्या हो जाएगा आपका बीमा, यम ये मीटर का यल होता है ना भाई, मीटर का यल होता है ना, मैं भी देखो क्या गजब कर रहा हूँ, मीटर का यल। तो यम यल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। अब आपको इसको देख के लग रहा है ये सर ये तो एकदम आसान है, मैं इसको याद कर सकता हूँ, यम यल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, कौन सी बड़ी बात है, याद हो सकता है, यह तो हो सकता है भाई। लेकिन जब आपको इस टाइप का कहीं दे दे, आपको मान चलो भाई आपने यम का याद कर लिया, फाई का पूछ ले बीमा एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी कहता ही नहीं आप बीमा याद करो, बीमा नहीं याद करनी है। मात्रक भी आपको हर जगह नहीं याद करना है, ठीक ना, मात्रक भी हर जगह नहीं याद करना है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे मात्रक तो याद करना ही है। बाकी याद करना है फार्मूला याद करो, कहीं कहीं आपको डिफिनीशन याद करना है, लेकिन यहाँ पे एक भी डिफिनीशन आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो आपको रट्टा मारना पड़े। 100 पीरियड अन्योन पीरियड, 100 पीरियड गुणांक, अन्योन पीरियड गुणांक, ये सब डिफिनीशन क्या है, बहुत ईजी है। और ये चैप्टर भी आपने लगभग देख लिया कि ख़त्म होने वाला है। इस चैप्टर की अभी 2 वीडियो और आपको मिलेगी, ठीक है, एक अभी मिलेगी, एक और थ्योरी किसकी, अन्योन पीरियड गुणांक में, कि समतल कुंडली का अन्योन पीरियड गुणांक कैसे निकालते हैं, कि कोई धारावाहिक परिनालिका हो उसका अन्योन पीरियड गुणांक कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा भंवर धारा। भंवर धारा को मैं आपका पूरा न्यूमेरिकल बताने के बाद बताऊंगा, भंवर धारा वाला चैप्टर, मतलब भंवर धारा वाला टॉपिक, ठीक ना। यानी 2 वीडियो और आपको मिलेगी किसकी, थ्योरी की। बाकी इसके बाद धड़ाधड़ न्यूमेरिकल लगाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल, आप खुद देखोगे कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कितने आसान है और कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर। उम्मीद है कि आज की क्लास में जो सब कुछ सिखाया जा रहा है वह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक ना। अगर समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा कमेंट किया करो बढ़िया, ताकि मुझे लगे कि हाँ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको भी थोड़ा कमेंट किया करो, ठीक ना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे, ठीक ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही ढेर सारे ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय।